नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में, जो आपके सुपर टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे हम फिफ्थ टॉपिक कहते हैं पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो देखिए, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना जो टॉपिक है, उसके कंटेंट को आपने अच्छे से समझ लिया है और उस पर आधारित हमने अब तक 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम थर्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं मैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड में जो क्वेश्चंस है आपके लिए, उनको आज हम कवर करेंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और 2 के माध्यम से 25 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम थोड़े से और टफ लेवल के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जहां से प्रश्न बन सकते हैं, पॉइंटों पर आधारित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनको आपको देखकर रियलाइज होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 26 क्वेश्चन है आपके लिए कि वैसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिसे बालक देखकर और छूकर अनुभव कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन सेकंड कहता है वास्तविक पदार्थ, ऑप्शन थर्ड कहता है नैसर्गिक वस्तुएं और ऑप्शन फोर्थ कहता है अनुभूति वाले पदार्थ। तो देखिए स्टूडेंट, जिस वस्तु को बालक देख सकता है और छूकर अनुभव कर सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहते हैं रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ में स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आप सिर्फ जो है उसकी स्मेल से, गंध से भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इसलिए रासायनिक पदार्थ आपका नहीं हो सकता। और वास्तविक पदार्थ हो सकता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपके लिए है नैसर्गिक वस्तुएं। यानी नैसर्गिक का मतलब होता है स्टूडेंट जैविक से रिलेटेड, यानी कि जिसे हम आनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं। किसी भी प्लांट्स के या फिर किसी भी एनिमल्स के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होते हैं उनसे रिलेटेड, ऐसे वस्तुओं को हम नैसर्गिक वस्तुएं बोलते हैं, जिसे हम जैविक वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक। और फोर्थ होता है अनुभूति वाले पदार्थ। तो अनुभूति वाले पदार्थ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बट यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बचता है वास्तविक पदार्थ, जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड होता है, उसको आप देख भी सकते हैं और उसको हाथ से छू भी सकते हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उस पर मार्कर यूज हो सकते हैं या फिर चौक यूज कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके के जो भी टीचिंग मटेरियल होते हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपके विद्यालय में जब आप बच्चों को चौक से पढ़ाते हैं, तो उन चौक को आप देख भी सकते हैं या बच्चे उस चौक को देख भी सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से चलता है। तो कहने का मतलब उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक पदार्थ कहते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस को समझ लिया होगा और इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वास्तविक पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें जो है मार्किंग में एरर है। ये 26 नहीं 27 क्वेश्चंस होगा, बट यहाँ पर जो है टाइपिंग एरर है, इसमें 26 ही कर दिया गया है। इसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा। आपको प्रश्न देखकर बताने हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है। यानी कि ऐसे आपको बताने की जो ऐतिहासिक घटनाएं होते हैं, जहां पर ऐतिहासिक घटनाएं होते हैं या फिर भौगोलिक तथ्य होते हैं या फिर स्थान को अगर आप प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए आप सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है रेखा चित्र, ऑप्शन सेकंड कहता है मानचित्र, ऑप्शन थर्ड कहता है ग्लोब, फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है पुरातात्विक चित्र। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। यदि आप किसी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना चाहते हैं अपने क्लास के बच्चों को, या फिर भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना चाहते हैं, या किसी भी स्थान की आप जानकारी देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप रेखा चित्र को ड्रॉ करेंगे, या फिर मानचित्र को ड्रॉ करेंगे, या फिर ग्लोब को ड्रॉ करेंगे, या फिर पुरातात्विक चित्र को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ना तो आप रेखा चित्र को ड्रॉ करेंगे क्योंकि भौगोलिक तथ्य या फिर किसी विशेष स्थान को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो ना तो आप ग्लोब का उपयोग करते हैं और ना ही पुरातात्विक चित्र यूज करते हैं, आप सिर्फ मानचित्र का यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि यदि हम भारत के स्थिति के बारे में प्रदर्शित करना चाहते हैं, या भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को यदि आप बच्चों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो आपको भारत का मैप दिखाना होता है। यानी मानचित्र की सहायता से आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश कौन से
पोर्शंस में आते हैं और उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक होता है, पूरी डिटेलिंग आप बच्चों के सामने कर सकते हैं। और ये एक तरीके का टीचिंग मटेरियल है जिनका यूज आप इजीली कर सकते हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मानचित्र, क्योंकि मानचित्र की सहायता से हम भौगोलिक तथ्यों को समझाते हैं, हम किसी विशेष स्थान को समझा सकते हैं और किसी ऐतिहासिक घटनाओं को समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को यदि समझाना चाहते हैं, एक ऐतिहासिक घटना है, या फिर आप कुरुक्षेत्र को यदि समझाना चाहते हैं तो एक ऐतिहासिक घटना है, तो इनको आप किसके माध्यम से समझा सकते हैं, मानचित्रों के माध्यम से। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के अध्यापन के दौरान किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप यदि भूगोल पढ़ा रहे हैं अपने कक्षा में, या फिर आप इतिहास को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप गणित को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप विज्ञान को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे विषयों के अध्यापन के दौरान आप कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पोस्टर, ऑप्शन सेकंड है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन थर्ड है ग्राफ व मानचित्र, और ऑप्शन फोर्थ है बुलेटिन बोर्ड। तो आपको बताना है कि आप यदि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों को पढ़ाते हैं तो इसके लिए आप कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ना तो आप पोस्टर का यूज करते हैं, ना ही आप फ्लैश कार्ड का यूज करते हैं, और ना ही आप बुलेटिन बोर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि आप यदि गणित की कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप ग्राफ का यूज करते हैं, विज्ञान की कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप ग्राफ का यूज करते हैं, और भूगोल और इतिहास की कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप मानचित्र का यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राफ व मानचित्र। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र, ग्राफ, आकृति तथा लेख व आवश्यक सूचना को प्रदर्शित करने में किस साधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि आप राजनीतिक या फिर आर्थिक, इकोनॉमिक या फिर आप सामाजिक समस्याओं यानी कि सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके संबंध में यदि आप चित्र के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से, आकृति या फिर लेख या आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा साधन यूज करते हैं, बुलेटिन बोर्ड, या ऑप्शन बी कहता है कार्ड, ऑप्शन सी कहता है शिरोक्षेपी प्रक्षेपक, या ऑप्शन डी कहता है नमूना। तो आपको बताने हैं कि यदि आप राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक समस्याओं के संबंध में यदि चित्र या ग्राफ की आकृति तथा लेख व आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करने में कौन से साधन का प्रयोग करते हैं, तो कौन से साधन आपके हिसाब से यूज करने चाहिए। तो ना तो आप कार्ड का यूज करेंगे, ना ही आप नमूने का यूज करते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दर्शाना चाहते हैं। तो इसकी जो भी सिचुएशंस होते हैं, जो भी इसकी सीनरीज होते हैं, उनको आप शिरोक्षेपी प्रेक्षक में भी यूज नहीं करते, आप उसको बुलेटिन बोर्ड में यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, किसी अच्छे विद्यालय में जाते हैं, फॉर एग्जांपल के अगर आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, पब्लिक स्कूल्स में, तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस के जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको किसी बुलेटिन बोर्ड के अंदर रखे हुए होते हैं, और उनको आप देखकर, जैसे किसी बच्चे को प्राइज दिया जाता है या किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के जो सीन्स होते हैं उनको एक बोर्ड में एकत्रित करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को लगता होगा। तो ऐसे जो बोर्ड्स होते हैं उनको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। और बुलेटिन बोर्ड में आप जैसे राजनीतिक यानी कि कोई भी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, या फिर किसी विशेष व्यक्ति के फोटोज, या फिर यदि ऐसे कोई विशेष व्यक्ति आपके विद्यालय में विजिट करते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके फोटोज, या फिर कोई आर्थिक समस्या या फिर सामाजिक समस्याओं के संबंध में जो भी चित्र या ग्राफ या आकृति बने हुए होते हैं उनको आप बुलेटिन बोर्ड में लगा के रखते हैं, ताकि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और देखने में, और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके के कंडीशंस ज्यादातर विद्यालयों में किया जाता है। तो इसके लिए ना तो हम कार्ड का यूज करते हैं, और ना ही नमूने का यूज करते हैं, और ना ही शिरोक्षेपी प्रक्षेपक का यूज करते हैं। इसके लिए यदि हम यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुलेटिन बोर्ड का ही यूज करते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, कक्षा में प्रयुक्त उस स्थान का नाम बताइए जिस पर शिक्षक पाठ्य सामग्री को लिखता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप इजीली दे सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चार्ट, ऑप्शन सेकंड है नोटबुक, ऑप्शन थर्ड है ब्लैक बोर्ड, और ऑप्शन फोर्थ है बुलेटिन बोर्ड। अब बताइए, आप कक्षा में प्रयुक्त उस साधन का नाम बताना है, यानी कि उस साधन का नाम बताना है जिस पर शिक्षक पाठ्य सामग्री को लिखता है। यानी कि एज अ टीचर जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं तो ना तो आप चार्ट पेपर पर लिखते हैं, ना ही नोटबुक पर लिखते हैं, और ना ही बुलेटिन बोर्ड से आपका कोई संबंध होता है। आपका जिससे संबंध होता है या आप जो भी चीज को लिखते हैं वो आप अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के उदाहरण है, यानी कि ये किस तरीके के शिक्षण सामग्री है ये आपको बताने हैं, जिसमें कि रेडियो, टेलीफोन या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आते हैं, किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन सेकंड कहता है श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन थर्ड कहता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, जिसमें आप रेडियो, टेलीफोन या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यदि आप शिक्षण करते हैं या शिक्षण सामग्री का उदाहरण देते हैं, तो ये जो रेडियो है, टेलीफोन या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, किस टाइप के शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आशा करता हूं कि आपने राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। देखिए, रेडियो से आप सिर्फ सुन सकते हैं, टेलीफोन से भी आप सिर्फ सुन सकते हैं और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से भी आप सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रव्य सहायक सामग्री, यानी श्रव्य सहायक सामग्री का आप यूज करते हैं एज अ रेडियो, टेलीफोन या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये एक तरीके का शिक्षण सामग्री होता है, शिक्षण सहायक सामग्री होता है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बालकों को बोलने की गति, स्वर, प्रभाव संबंधित त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में कौन सा साधन सहायक होता है। देखिए, बालकों को बोलने की गति, यानी कि बोलने की जो गति है या फिर स्वर है या प्रभाव संबंधित त्रुटियां एवं उच्चारणों को सुधारने में कौन सा साधन सहायक होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सेकंड कहता है सीडी प्लेयर, ऑप्शन थर्ड कहता है कक्षा में बैठाकर उच्चारण करवाना और ऑप्शन फोर्थ कहता है सिनेमा दिखाना। देखिए, यदि आप बालकों को बोलने की गति में आप सुधार करना चाहते हैं या फिर आप बालकों को स्वरों के उच्चारण में सुधार करना चाहते हैं या आप बोलने की जो लय है उसमें प्रभाव संबंधी त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं, उच्चारण संबंधी त्रुटियों में यदि आप सुधार करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, इसमें से कौन से साधन जिससे आपको लगता है कि इससे बच्चों की बोलने की गति ठीक हो सकती है, उनका स्वर या प्रभाव संबंधित त्रुटियां एवं उच्चारणों को सुधारने में उनको हेल्प हो सकता है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन फर्स्ट कहता है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सेकंड है सीडी प्लेयर, ऑप्शन थर्ड है कक्षा में बैठाकर उच्चारण करवाना या फिर ऑप्शन फोर्थ है सिनेमा दिखाना। देखिए, जो सीडी प्लेयर होता है स्टूडेंट्स, सीडी प्लेयर में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं सीनों को, तो इसका मतलब यह एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक, कक्षा में बैठाकर उच्चारण करवाना, जब आप कक्षा में बैठाकर उच्चारण करते हैं, एज अ टीचर आप करते हैं, तो बच्चे आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ पर यूज हो रहा है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन फोर्थ कहता है सिनेमा दिखाना। सिनेमा दिखाने का मतलब होता है कि आप मूवीज दिखा रहे हैं या फिर कोई पिक्चर दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मूवीज देखते हैं तो उसमें आपको साउंड भी सुनने को भी मिलता है और आप उस सीन्स को देख भी सकते हैं, यानी कि आपकी दो इंद्रियां एक साथ एक्टिव होती है, इसलिए ये भी एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बट यदि आप सिर्फ बोलने की गति, स्वर, प्रभाव संबंधी त्रुटि या उच्चारण को सुधारना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सुनकर भी काम चला सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शनों में आपको दिख रहा होगा कि टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर बोलने की गति, स्वर, प्रभाव संबंधी त्रुटि एवं उच्चारणों को सुधारने में आप सिर्फ सुनकर इनको सुधार सकते हैं, सुनकर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चंस को समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन किस तरीके से हो सकता है। आपने देखा कि आपके सामने किस तरीके के प्रश्न के ऑप्शंस रखते हैं एग्जामिनर, तो इस चीज को आपको डिफाइन करना होता है, आपको समझना होता है कि इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन ये क्यों होगा। इसीलिए मैं इतनी सारी डिटेल्स आपसे करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊं और उन क्वेश्चनों के आंसर मैं पहले से आपको बता दूं। देखिए, पहले से ऑप्शंस, जैसे आपको पता होगा कि आपके पास भी बहुत सारे बुक्स वगैरह होंगे, तो आप उस बुक्स को देखकर, उस बुक्स के प्रश्नों को पढ़कर उसके पीछे से उसके आंसर को भी देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आप भी एज अ टीचर हैं इस समय। बट आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतर मार्क्स गेन करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपके जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो राइट है वो क्यों है, इसका रीजन आपको पता होना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपको रीजन पता होगा, जब आपके पास तर्क होंगे कि ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो सहायक सामग्री का यूज हम कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये वाली कमी है, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये कंडीशंस बता रहे हैं और ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो आपका बचा है वही राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के डेफिनेशंस आपके बुक्स में नहीं होते, वहां पर सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए होते हैं और बहुत बार क्वेश्चनों के आंसर गलत भी लिखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप चीजों को
फील करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं, तभी आप क्वेश्चनों के सही पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 30 आउट ऑफ 27, 28, 29 यदि आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज होना आवश्यक है। आप बेहतरीन नॉलेज अगर आपके पास है सब्जेक्ट्स पर बेस्ड, तभी आप इस हर एक पेपर में इस तरीके की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सिर्फ रटते हैं तो वो आप वहां तक कर सकते हैं जहां तक आपने रटा है। अगर आपके रेंज में क्वेश्चन फंसता है, आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, और अगर आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो न्यू होगा, ना इससे पहले बहुत पेपर बने हैं इसके और ना ही इसके बाद अभी तक बने हैं, क्योंकि अभी तक एक ही पेपर 69,000 में हुआ है जो ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो एक ही आपके पास पेपर है। इसका मतलब आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज होना चाहिए, आपको सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद उस पर आधारित यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तभी आपके चांसेस बनते हैं बेहतर मार्क्स गेन करने के। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय बनाने में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। देखिए, बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय बनाना है, यानी कि अगर आप बालकों के देखने और सुनने वाली ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या होगा। अदृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर अदृश्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बता सकते हैं इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, यदि आपने इसके कंटेंट को देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अदृश्य श्रव्य सामग्री कोई भी सामग्री नहीं होता, और अदृश्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री भी कोई भी आपका नहीं होता, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दृश्य। देखिए, देखने की बात की जा रही है तो यहाँ पर दृश्य, और सुनने की बात की जा रही है तो इसको हम बोलते हैं श्रव्य। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जिनको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऐसी सामग्री को हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। और इसीलिए आपसे पूछा गया कि बालकों की यदि आप देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाना चाहते हैं तो प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो उस सामग्री का नाम होगा दृश्य श्रव्य सामग्री। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स की कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने आपको कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक खुला वातावरण होता है, एक पैतृक वातावरण होता है, एक स्वायत्त वातावरण होता है, और एक नियंत्रित वातावरण होते हैं। यानी कि नियंत्रित वातावरण, एज अ टीचर आपकी क्लास का जो वातावरण है वो नियंत्रित होने चाहिए, आपकी क्लास का जो वातावरण है वो खुला वातावरण होना चाहिए, आपकी क्लास के जो वातावरण है वो स्वायत्त वातावरण भी होने चाहिए, यानी कि स्वयं के अनुसार, बच्चों के अनुसार वातावरण होने चाहिए, बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अनुरूप उसे कार्य देना चाहिए। और पैतृक वातावरण का मतलब होता है कि आपके विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, यानी कि प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके स्कूल के विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके अंडर में जितने भी टीचर होते हैं तो उनको उनकी बातें माननी चाहिए। एज अ वो फादर का रोल प्ले करते हैं उस विद्यालय के लिए, इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं एज अ सीनियर पर्सन के तौर पर। इसीलिए हम इसमें पैतृक वातावरण का भी जिक्र करते हैं, और कक्षा कक्ष के वातावरण में पैतृक वातावरण भी होता है जिसमें एक परिवार का रोल होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि परिवार में पिता मुख्य होते हैं, तो उसी तरीके से किसी भी विद्यालय में जो हेड टीचर होते हैं या फिर प्रिंसिपल होते हैं वो मुख्य होते हैं, और उनके अंडर में बाकी सब टीचर्स होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए कक्षा कक्ष का वातावरण पैतृक वातावरण भी होता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पर है। चार पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार में, जिसमें से तीनों ऑप्शन आपके पास है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का इस टॉपिक पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, यानी पढ़ने के लिए वातावरण के सृजन करना। टॉपिक जो आपका है इस पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक का देखते हैं कि कक्षा कक्ष के वातावरण में छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध को कौन सा कारक दिखाता है। देखिए, कक्षा कक्ष के वातावरण में छात्र तथा शिक्षक, यानी छात्र तथा शिक्षक के मध्य जो एक संबंध होता है, इस संबंध को कौन सा कारक दिखाता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानवीय व्यवहार के तहत छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध
ऑप्शन सेकंड कहता है छात्र तथा माता पिता के मध्य संबंध, ऑप्शन थर्ड कहता है छात्र तथा सहपाठी के मध्य संबंध, और ऑप्शन फोर्थ कहता है छात्र तथा छात्राओं के मध्य सह शिक्षा। तो देखिए कक्षा कक्ष के वातावरण में छात्र और शिक्षक के मध्य जो संबंध होते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो संबंध होते हैं, तो छात्र छात्राओं के मध्य सह शिक्षा नहीं हो सकते। छात्र तथा सहपाठी यानी कि क्लासमेट के मध्य संबंध नहीं है, क्योंकि बात की जा रही है छात्र और शिक्षक की, और छात्र माता पिता की भी यहाँ पर कोई बात नहीं है। इसका मतलब मानवीय व्यवहार के तहत छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य जो मानवीय व्यवहार है, जो मानव के तौर पर व्यवहार है, जो एक शिक्षक अपने बच्चों को यानी कि अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि हमें कौन कौन से मानवीय गुणों को दर्शाना चाहिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने चाहिए। तो इसीलिए मानवीय व्यवहार के तहत जो छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध होते हैं, वही कक्षा कक्ष के वातावरण में छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि ये कारक होते हैं मानवीय व्यवहार वाले कारक जो छात्र और शिक्षक के मध्य आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी मानवीय व्यवहार के तहत छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध। क्योंकि यहाँ पर छात्र और शिक्षक की बात आ रही है, तो इसका मतलब छात्र और माता पिता है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। छात्र सहपाठी है तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और छात्र और छात्राएं हैं तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बचता है फर्स्ट, जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच मानवीय व्यवहार वाले जो कारक है इसकी बात की जा रही है। आई होप आपने क्वेश्चंस को समझ लिया होगा और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।